जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छूने नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का जन सदन में। नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया। धामी कैबिनेट की पहली बैठक पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले आप सुनिए बैठक में क्या लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। धामी जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, जिसकी कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 6 संकल्प जो आगामी जो समय बचा है उस समय में जिन संकल्पों पर चलकर सरकार राज्य की जनता को अपेक्षाओं को पूरा करने की काम करेगी, वो मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए। जिसमें पहला संकल्प है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प है। दूसरा, हमारी सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। इससे जहां एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। दलितों, तीसरा संकल्प था, दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन का संकल्प सरकार ने लिया। चौथा संकल्प था, वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आम जनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किए जाने हेतु सरकार संकल्पित है। पांचवा था, आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किए जाने हेतु सरकार संकल्पित है। और अंत में विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलंबन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पित है। इसके अलावा सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 6 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं, 7, जिसमें बहुत समय से आपको मालूम है अतिथि शिक्षक राज्य में अपने वेतन को बढ़ाने के साथ साथ कुछ और उनकी मांगी थी। कल पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ इनमें जो मनरेगा जो ये अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। ये पहला निर्णय था। दूसरा निर्णय था, जो राज्य के पॉलिटेक्निक में पिछले 12-13 वर्षों से जो संविदा प्रवक्ता काम कर रहे थे और जिनको 2018 में बहाल कर दिया गया था, उनको संविदा के आधार पर उनकी सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने का निर्णय भी कल माननीय मंत्रिमंडल ने लिया। 2018 में इनको बहाल कर दिया गया था, तो वो उनकी निरंतरता बनाई रखी जाएगी, ये निर्णय कैबिनेट ने लिया। कदम 209। तीसरा निर्णय, तो मनरेगा कर्मियों ने अपने हड़ताल की थी, मंत्रिमंडल ने लिया कि हड़ताल की अवधि का वेतन उनको देगा। इसके अलावा जो रिक्त पद है मनरेगा के, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, ताकि जो रिक्त पदों पर भी नौजवानों को अपने गृह जनपद में गृह क्षेत्र में नियुक्ति मिल सके।
तो नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में कई अहम फैसले लिए। शपथ के बाद पहले दिन कैबिनेट की बैठक में उन्होंने राज्य से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए। पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की युवा शक्ति लोगों को नजर आई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई। राज्य की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई, राज्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए और ये कहा जा रहा है कि ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री में। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां तमाम हैं। बेशक बड़े फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए, लेकिन आने वाले समय में क्या धरातल पर भी हकीकत वही दिखाई देगी? क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त हब होगा उत्तराखंड? ग्राफिक्स आप देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक के प्रस्ताव के अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000। प्रदेश में कई विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया। तो चलिए लाइव डिबेट शो में आज का दिन संदीप चमोली जी, प्रदेश सचिव कांग्रेस के, सुनीता बुराई बीजेपी नेत्री उत्तराखंड से। सुनीता जी, संदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सुनीता जी, एक्शन में तो दिखाई दिए पुष्कर सिंह धामी, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर भी वही हकीकत दिखाई देगी जो आज का दिन दिखाई दिया कागजों में कि हम बहुत जल्द इस पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा? कई बड़े फैसले और संकल्प भी लिया है आज के दिन बीजेपी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, देखिए आज आपने देखा है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने जो है डिसीजन लिए हैं और बहुत हद तक आप आगे देखेंगे कि जितने भी रुके हुए कार्य हैं और जो भी कार्य जिनमें अभी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी था, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है सारी चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और भी अन्य कई ऐसे रिसोर्सेज नए इजाद होंगे जिन पर कार्य किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संजीदगी से इसमें कार्य करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे लोग जो है अर्थव्यवस्था जिनकी पटरी से हट गई थी, या कुछ लोग जो बेरोजगार हो गए थे, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट जो हमारे होने थे वो नहीं हो पाए थे। तो अब इनमें सभी में गति मिलेगी और कई विभागों में जो है समितियां बना दी गई हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट जो हमारा है विभिन्न विभागों को लेकर संवेदनशील है और आगे कार्य करेगा। ठीक है संदीप जी, आप लोग तो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो सकता। बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले लगातार बैक टू बैक, लेकिन धामी जी तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि काम करेंगे और आने वाले चुनाव में ये इनका टारगेट होगा कि देखिए हमने पिछले 1 सालों में क्या काम किया, चुनाव के पहले जो हमने अहम फैसले लिए जो कोई नहीं कर पाया। अगर आप उन फैसलों को विस्तारपूर्वक नजर डालें तो सारे फैसले आपको चुनाव से प्रेरित लगेंगे। रोजगार की बात ये करते हैं, लगातार तीसरे मुख्यमंत्री जो रोजगार की बात करते हैं, पिछले 2 मुख्यमंत्री ये कैसे कैसे चले गए। दूसरी बात उनके द्वारा उत्तर कर्मचारी भी कही गई, उत्तर कर्मचारी में तीरथ सिंह रावत जी कह रहे थे, त्रिवेंद्र रावत जी कहते थे। तीसरी बात उनके द्वारा जो बैकलॉग भर्ती की बात की गई। आज इस प्रदेश को भाजपा ने अतिरिक्त मुख्यमंत्रियों के अलावा अपने पूरे 10 वर्ष का कार्यकाल अगर भाजपा का देखेंगे तो 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को लोग देख चुके हैं और लगातार जो भाजपा की नीति रही है और आज स्वयं उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि चाहे हम 10 मुख्यमंत्री बनाए, जनता को उससे क्या लेना है। भाजपा इस 5 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश इस प्रदेश को बनाने का काम किया। और इस कोरोना महामारी के बाद सुनीता विद्यार्थी जी हमारी बड़ी बहन करती है, तो 1 वर्ष से पिछले 4 वर्षों में इन्होंने क्या किया, 4.5 वर्ष का कार्यकाल मिश्रा जी आप देखेंगे भाजपा का बहुत असंतोषजनक कार्यकाल रहा है। और आप देखेंगे ये जो बकरी का बकरा जो तीसरा सीएम भाजपा के द्वारा इस प्रदेश को दिया गया है, ये एक मात्र बलि के बकरे के रूप में काम करेंगे। क्या काम करेंगे? दिसंबर माह में तो ऑटो लागू हो जाएगी, मात्र 3 से 4 माह इनके पास कार्य करने के लिए बचे हैं। और प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है, लगभग 8 लाख से ऊपर बेरोजगार प्रदेश में हो चुके हैं। और ये माने कि अब तक इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। और आप समझ सकते हैं कांग्रेस की सरकार अगर 4.5 वर्ष में कुछ नहीं कर पाई मिश्रा जी, तो आगे 3-4 माह में क्या करेंगे। इनके जितने भी
से ये मैं आपको डंके की चोट कहने का काम करता हूँ। चलिए सुनीता जी, क्या ये चुनावी ये जुमले हैं क्या अभी से ही कि कैसे वोटरों को लुभाया जाए? बेशक उतने लोगों को नौकरियां ना मिल पाए, धरातल पर वो तस्वीरें दिखाई दे या ना दे, लेकिन कैसे लोग आकर्षित होंगे एक बार फिर से बीजेपी की तरफ, क्या ये अब कोशिश की जा रही है? मिश्रा जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि चमोली भाई साहब बोलते बोलते थोड़ा भावुक हो गए हैं। वो ये 3-4 महीने की और एक दिन की बात नहीं है, पूरे 4.5 साल से भाजपा ही प्रदेश में है और बहुत अच्छे कार्य कर रही है। रही बात मुख्यमंत्रियों को चेंज करने की, तो संगठन को क्या कारण था बताइए ना। अगर भाजपा इस प्रदेश में सब कुछ सही कर रही थी, क्या कारण था आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़े? इतने बहुमत के बाद आपको क्या कारण? दिल्ली दरबार लगाए हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए ये प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगारी का प्रदेश बन चुका है। अरे आपने नेशनल बेरोजगारी रजिस्टर पढ़ा नहीं पढ़ा? ये प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये बेरोजगार पढ़कर सबसे ऊपर है। और क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रोजगारों के लिए कुछ करे? क्या क्या उनके द्वारा 115 दिन तीरथ सिंह रावत जी कहाँ करके चले गए? सब चीजें हो रही है। संदीप जी, रोक लेते हैं पहले सुनीता जी की बातों को, उसके बाद जवाब दीजिएगा तो बेहतर लगेगा। सुनीता जी, आरोप लगाने से पहले दूसरों को जरा निश्चित भाव से सुन लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 3-4 माह बचे हैं अब क्या होगा। अरे आप तो लास्ट के 3-4 माह में ही लोगों को लॉलीपॉप दिखाते थे और इसी वजह से लोगों ने आपको दुलत्ती मार के 2-2 जगह से घर में बिठाया हुआ है। तो आप यहाँ पे तो डाउट बिल्कुल भी ना करें। हाँ, जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी के चेंज होने की बात हुई है, तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट जो विपक्ष ने 1000 बार उठाया, आज हम जब उस चीज हमने फिर भी एप्लीकेशन दिया चुनाव आयोग में, हमने फिर भी कोशिश की, हमने उपचुनाव को लड़ने के लिए भरसक प्रयत्न किए। देखिए, तारीफें हमने बहुत सुन ली, लेकिन जो ये बार बार जो मुख्यमंत्री बदलने का दौर है, आऊंगा संदीप जी आपके पास, ये जो बार बार मुख्यमंत्री बदलने का दौर है, ये जब यहां से हटेंगे तो इनको पूर्व मुख्यमंत्री की तरह एक ट्रीटमेंट मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट, तो क्या ये बोझ आम जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा? उन्हीं के पैसे उन पर लगाए जाएंगे? मिश्रा जी ये कह चुके हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, हम 10 सीएम बनाए, इनको जनता को क्या लेना? जनता की इनको सुधी नहीं है। आज का बयान है उनका, सोशल मीडिया पे तैर रहा है पूरा बयान। पूछ लें संदीप जी, जवाब ले लेते हैं सवाल का। बोलिए सुनीता जी, सुनाई दी आप सवाल मेरा? जी जी बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपकी पूरी बात समझ चुकी हूँ कि आपने बिल्कुल सही चिंता जाहिर कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात भी है कि जब भी इस तरीके से कोई चीजें होती हैं तो जनता पे निश्चित रूप से जितना भी जो भी इकोनॉमिक लोड जो होता है ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री तीरथ सिंह रावत जी बिल्कुल नहीं हटने थे अगर इस प्रकार का एक टेक्निकल इश्यू नहीं आता। ये जो हमने देखे लगातार हमने 5 नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी समेटते हुए चलिए। क्यों नहीं बताया? त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने हटाया, फिर तीरथ सिंह रावत को आपने हटा दिया। 2017 में भारत में मणिपुर में चुनाव हुआ, उन्होंने एक बार भी पेशकश नहीं की चुनाव आयोग से कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्यों आप झूठ बोल रही है चैनल पे? उन्होंने एक बार भी पेशकश नहीं की। नेताजी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, एक बार दिखा सकती थी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एप्लीकेशन दिया और उसके बाद उसको चुनाव आयोग में प्रेषित करने के लिए भेजा। संदीप जी, सुनीता जी, किसी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, एक एक करके बोलिए आप लोग, ताकि लोग समझ भी पाएं कि बोला क्या जा रहा है डिबेट में। सुनीता जी बताइए, अब जवाब दें कि वो पैसे किसकी जेब से आएंगे, जनता की जेब से या बीजेपी अपनी जेब से देगी? हेलो, बताइए सुनीता जी, बोलिए। जी देखिए, मैं यहाँ पे यही बात बताना चाह रही थी चमोली भाई साहब को, लेकिन मुझे लगता है कि चमोली भाई साहब जो हैं पुष्कर जी के मुख्यमंत्री बनने से बेहद नाराज हैं और इनके लिए जो चुनौती मिली है कि एक युवा मुख्यमंत्री इनके सामने चुनौती बनकर आया हुआ है, तो ये इस बार भी घर में बैठने वाले हैं 22 के चुनाव में, क्योंकि जनता जो है परफॉर्मेंस के आधार पर वोट देती है। जनता ये इकोनॉमिक लोड जरूर पड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ में सवाल नहीं पूछा हूं, मैंने खर्चे को लेकर बात की, वो कहां से आएगा? देखिए, जो चीजें हैं, जो खर्चे होने हैं, निश्चित रूप से वो होंगे। आपने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और क्यों आपने पुष्कर सिंह धामी को बलि के बकरा बनाने का काम किया? आप बताइए। नहीं, आपके लिए
हैमर से क्या हो आपके लिए पाएगा? चैलेंज है? ये विपक्ष के लिए चैलेंज है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई युवा शक्ति है, ना ही इनके पास कोई बुजुर्ग शक्ति है। 4.5 वर्ष में आप और मुझे क्या मिश्रा 6 मामले जी कर की लेंगे? बात का क्या जवाब 6 मामले देने करेंगे? दीजिए हम तो और 4.5 साल थोड़ी का देर चैलेंज आप दे। पेशेंस अरे रखिए, जनता आपके आपको पास माफ आ रही नहीं हूँ करेगी सुनीता जी। आप जनता के सुनिए, पैसे का आप लोग थोड़ा दुरुपयोग कर रहे पेशेंस हैं। रखिए, जनता आप के पैसे पेशेंस का आप लोग रखेंगे दुरुपयोग तो कर रहे जनता हैं। सही संदीप मायने जी। में बात को सुनेगी। संदीप जो जी। मिश्रा जी ने समझ बहुत चुकी सही है। बात पूछी आपने है, क्यों मुख्यमंत्री जो बदला? मिश्रा जी आप ने जनता बात के पूछी पैसे उसका का दुरुपयोग जवाब कर रहे देने हैं। दीजिए, जनता आपको को पूर्व जवाब प्रदेश देना है। शिक्षक कहते हैं, आप 10 ऐसे मुख्यमंत्री बोलते बदले। संदीप जी, संदीप जी। आप लोगों को तो ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी भाजपा के प्रवक्ता जवाब देने लगे तो अपनी फट बड़ा बड़ा संदीप करना जी। शुरू आप कर बोलिए, दीजिए। मैं सुन रहा हूं, आप जनता को बोलिए। जवाब संदीप चाहिए। जी, संदीप नहीं, जी, आप जवाब बोलिए, पूरा होने मिश्रा दीजिए। जी ने जो बात रखी, संदीप जी, एक मिश्रा जवाब ने तो जो पूरा अभी हो। कहा, बताइए सुनीता जी, क्लियर कट जवाब दीजिए। मैंने खर्चे को लेकर बात की थी। जी बिल्कुल। देखिए, जो आपने ये खर्चे की भी बात की, निश्चित रूप से इसका इकोनॉमिक लोड पड़ता है और जनता की जेब से ही जाता है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो अभी बिल्कुल जो अवॉइडेबल कंडीशन थी उसके ऊपर कार्य किया गया। जो संवैधानिक संकट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमारे सामने था, उस वजह से ये निर्णय हुआ। अदरवाइज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने 115 दिन में वो कार्य करके दिए जिनका इनके पास जवाब नहीं है। अगर संवैधानिक संकट है तो क्या आप जनता की जेब पर लोड आप बढ़ाएंगे? उन खर्चों की भरपाई क्या वहां से की जाएगी? देखिए ऐसा होता है कि जब स्थिति कंट्रोल में नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देखिए जब सल्ट विधानसभा का चुनाव था तो बिल्कुल उस चुनाव को लड़ सकते थे, लेकिन उस वक्त माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी कोरोना संक्रमित थे और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने जो हमारी भाजपा की नीति रीति रही है कि जो प्रायोरिटी में फैमिली है उनको ही हमेशा लड़ाया जाता है, और ये कांग्रेस पार्टी में भी होता है, ये पूरे प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे ये था। एक दूसरी बात, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था तब 1 साल से ज्यादा का समय था। 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी, तो हमारे पास पूरा समय था। लेकिन आगे हालात उस तरीके से नहीं बने। ऊपर से जो कोरोना संक्रमण का सेकेंड वेव जिस तरीके से धावा बोलते हुए उत्तराखंड पे आया, उसको कंट्रोल करने में और अन्य सारी चुनौतियों को फैलाने का काम भी तो आप ही लोगों ने किया। फैलाने का काम भी तो आप ही के माननीयों ने किया। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं कहते उस समय के कि गंगा माता में डुबकी लगाइए आप लोग, कोरोना नहीं फैलेगा, तो शायद उत्तराखंड में इतना कोरोना ना होता। नहीं, देखिए ऐसा है, वो बात आप रिलेट जरूर कर रहे हैं, वो कहा गया है, लेकिन उसके भावार्थ में जाइए। नहीं, जब कहा गया तो वहीं से फैला। सुनीता जी, अगर मुख्यमंत्री जी अगर एक्टिव मोड में रहते उस समय तो यह हाल नहीं होता उत्तराखंड का। लोग मरते नहीं ऑक्सीजन के लिए। कोरोना इस तरह से कोरोना विस्फोट नहीं होता कुंभ में। क्या वहां पे स्थितियां सही हुई? मरकज की तुलना की थी उन्होंने, लेकिन वही हाल उन्होंने वहां पर भी किया। हर फ्राइडे में इतना हजूम होता है, हर जगह इतने, जब इनकी वहां पे चलिए ठीक है, संदीप जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। बैठे हुए हैं आंदोलन में, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो झूठ के किसान बने हुए हैं, एजेंट जो बने हैं, वो बताइए उनको कोरोना नहीं हो रहा है? तो ये सब चीजें तो थोपने वाली बात है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वो किसान क्यों सड़कों पर है ये भी तो बताइए। इसको फॉलो अप कीजिए सुनीता जी, वो किसान सड़कों पर क्यों है? जब अडिग रहेंगे किसान, सरकार अपने फैसले पर अडिग रहेगी, विचार नहीं करेगी। जब किसान नहीं मार रहे तो सड़कों पर होंगे। वो तो शौकियाना बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। देखो एजेंटगिरी खत्म हो गई। चलिए ठीक है, एजेंटगिरी खत्म हो गई। चलिए संदीप जी की बारी है। सुनीता जी लौट कर आऊंगा। उनकी कमाई ही संदीप जी होती थी ना, तो इसलिए वो तो अभी बैठे रहेंगे। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं रीना जी के उस जवाब का जवाब देना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सामने संवैधानिक संकट था। मैं बताना चाहूंगा 2017 में सेम पोजीशन में मणिपुर में चुनाव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी चुनाव आयोग को हल्फनामा नहीं दिया कि चुनाव कराया जाए, एक बार भी ऐसा नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कुंभ की बात करते हैं, कुंभ में एक टेस्ट, एक सीख से कम 7-7, 10-10 आदमियों का कोरोना टेस्ट दिखाया गया और बिना टेस्ट के लोगों को प्रदेश में एंट्री दी गई। बिना प्रदेश, भाई मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोलने का काम किया। दूसरी बात, हमेशा भाजपा के प्रवक्ता मरकज की बात करते हैं। अरे आप कुंभ की बात करिए ना, कुंभ में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने लोगों को बिना टेस्ट के प्रदेश में आने दिया गया, कितने लोगों की आरटीपीआर टेस्ट झूठी बनाई गई। सोचिए प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाले के साथ साथ इस प्रदेश में कुंभ में कितनी तेजी से कोरोना फैला, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। तीसरी बात मैं मिश्रा जी आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में
भाजपा को इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे, भाजपा को शौक रहा है मुख्यमंत्री बनाने का। भाजपा अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में, इस बार तो संवैधानिक संकट था, हमने मान लिया, चलो इनकी बात को हमने एग्री कर लिया। पिछली बार भी तो ये कम से कम 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दे चुके हैं, वो क्या संवैधानिक संकट था। तीसरी बात मैं आपसे जो अंतिम बात कहना चाहता हूं, भाजपा की रीति नीति सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। वो सिर्फ सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, उनका एकमात्र मकसद है सत्ता। और किन किसानों को ये ठेकेदार या झूठा किसान कह रहे हैं, अगर आप जाके देखिए ठंड के महीने में, गर्मी में, बरसात में वो किसान भाई मजबूती से खड़े हैं। क्यों नहीं उनकी मांगों को मान लिया जाता? क्यों नहीं उनकी मांगों को मान लिया जाता? लेकिन नहीं, इस प्रदेश में और देश में झूठी सरकार जो भाजपा चला रही है 2022 में, श्री मिश्रा जी, सेंटर में भी और प्रदेश में भी इसको उखाड़ने का काम इस प्रदेश की और देश की जनता काम करेगी। आप देखिए चारों तरफ प्रदेश में क्या स्थिति है। बेरोजगारी इन 6 वर्षों में सबसे ऊपर बेरोजगारी इस प्रदेश की है। और आप तीरथ सिंह रावत और आप तत्कालीन मुख्यमंत्री जो धामी जी, इनके फैसले आप सिमिलर कर लीजिए, वो भी ये बात कहते कहते चले गए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और निश्चित ही इतना कम समय में ये कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे, ये भी ये कहते कहते चले जाएंगे। सुनीता जी पहले मुख्यमंत्री जो थे तब भी रोज मुझसे चर्चा करती थी, दूसरे मुख्यमंत्री पर भी रोज चर्चा होती थी, और तीसरे मुख्यमंत्री भी सुनीता जी ये चर्चा होगी। आप लोगों ने कुछ इस प्रदेश में करने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी आते गए, झंडा गाड़ते चले गए, क्यों सुनीता जी? जो कहा जा रहा है कि अधिकारियों के तबादले करने में हिचकेंगे नहीं धामी जी अधिकारियों के तबादले करने में हिचकेंगे नहीं, जो तीरथ सिंह जैसे वो हिचक जाते थे, तो वो क्यों हिचक जाते थे? वो बड़े फैसले क्यों नहीं ले पाते? क्या कोई दबाव था क्या उनके ऊपर? बिल्कुल नहीं। देखिए मिश्रा जी, कोई दबाव नहीं होता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने एप्लीकेशन दिया था केंद्र में कि हमें अमुक अधिकारियों के साथ में कार्य करना है, और जो है हमें फलां व्यक्ति जो है वहां से, पहले भी संधू जी के लिए एप्लीकेशन गया था, लेकिन उस वक्त कोरोना जो है पीक पर था, उस वजह से वो फाइल रिजेक्ट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है पिछले 7 साल से। भले चेहरे बदले, लेकिन काम में कहीं कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना छोड़िए। आप ही के वो प्रवक्ता थे जिन्होंने ये कहा था मिश्रा जी, ये चौधरी भाई सविता का जवाब दें कि कुंभ में जो नागा साधु आएंगे वो हिल स्टेशन में घूमने जाएंगे, तो क्यों आप कर्फ्यू लगा रहे हो मसूरी में और चौपटा खाल में? हमारे जो नागा साधु आएंगे सुनीता जी आपने बात तो कर दी मसूरी की। सुनीता जी आज के दिन सुनीता जी बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि कैसे कोरोना के नियमों का पालन कराएंगे, कैसे कोरोना को रोका जाएगा। क्या जो मनाली में लोग होटलों के लिए लोग भीड़ लगाए बैठे हैं, लोगों को होटल नहीं मिल रहा है, जो तमाम जो लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, पहाड़ों पर 3-3 किलोमीटर की वहां पर जाम लगे हुए, इतने अधिक लोग वहां पर घूमने जा रहे हैं वीकेंड पर, क्या ऐसे ही कोरोना रोकेंगे? नहीं, देखिए राज्य सरकार द्वारा एसओपी और गाइडलाइंस जो हमारी है वो हमने जारी की हुई है, और टाइम टू टाइम हम लोग सचेत कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों के, आपने देखा होगा कितने लोगों के चालान भी हुए हैं, क्योंकि विदाउट एनी RT-PCR वो लोग पकड़े गए। और सभी लोग जो हैं, क्योंकि उनको ये है कि उत्तराखंड में अब कोरोना का संक्रमण जो है वो बहुत कम है, कहीं कहीं पे है, और थर्ड वेव का भी आने का कोई वो यहाँ पे नहीं है। और इस प्रकार से जो भी नजदीकी राज्य है वहाँ के लोग जो है वो घूमने फिरने के लिए। सुनीता जी एक आप टीवी चैनल पर बोल रही हैं, नेशनल टीवी चैनल पर, कि कोरोना में उत्तराखंड में थर्ड वेव नहीं आएगी कोरोना की। किस दावे के साथ आप ये कह रही हैं कि थर्ड वेव दस्तक नहीं देगी? मैं कह रही हूँ कि मेरा, देखिए भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जो थर्ड वेव का है उसके राज्य सरकार ने प्रॉपर ये हुए हैं, और हमारी राज्य सरकार सभी कैबिनेट जितने भी हमारे प्रभारी हैं सभी लोगों को आगाह कर दिया है। जगह जगह पे जनपदों में हॉस्पिटल्स, ICU, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं जो स्वास्थ्य संबंधी उम्मीद हम करेंगे कि थर्ड वेव दस्तक ना दे और लोग बेहतर रहें, अस्पतालों में सुविधाएं मिले। संदीप जी आखिरी कमेंट आपका। विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बेशक आप कह लीजिए कि चुनावी लॉलीपॉप है ये जो आज के दिन कैबिनेट की बैठक में जो हुआ, जो फैसले लिए गए, लेकिन जनता अगर इसी तरफ आकर्षित हो गई, मान लिया गया कि हाँ अगर धामी जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसी तरह से रफ्तार रहेगी विकास की उत्तराखंड में, तब तो फिर नैया पार हो गई बीजेपी के आने वाले चुनाव में। मिश्रा जी, ये कैबिनेट की बैठक जो फैसले करती है वो धरातल पे कितने भाजपा के आते हैं, आप 5 वर्षों का आकलन भाजपा का कर सकते हैं। और सुनीता जी का किसी सरकार का पैमाना विकास का क्या है, मैं तो जान के हैरान हूं। बेरोजगारी में प्रदेश सबसे ऊपर है,
कोरोना मृत्यु दर पहाड़ी राज्यों में हम सबसे ऊपर थे, पलायन में हम सबसे आगे हैं। आप इनके जो रिवर्स पलायन हमारे यहाँ, तो उनको रोकने में हम सबसे पीछे हैं। तो इनकी जो विकास का पैमाना है मिश्रा जी, उसे जानकर तो मैं बड़ा हैरान हूं। ना जाने इनका कौन सा, इनकी उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अभी तक जो 3 राज्य स्वतंत्र मंत्री, राज्य मंत्री प्रभार थे, उन्हें फुल कैबिनेट मंत्री बना दिया। चलो सीएम तो इनका संवैधानिक संकट था, इन्होंने सीएम साहब को नया बना लिया, लेकिन क्यों 3 राज्य मंत्रियों को जो स्वतंत्र प्रभार थे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया? उस अतिरिक्त प्रभार की भाजपा के पास क्या जवाब है? सुनता जिसे आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, वक्त कम है, नहीं तो मैं जवाब बेशक लेता, जरूर लेता मैं। चलिए संदीप जी, सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरी कमेंट आपका था ये, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि शपथ लेने के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन बैठक में कई बड़े फैसले तो लिए गए, लेकिन कांग्रेस का यही कहना कि क्या ये जो फैसले लिए गए धरातल पर इसकी हकीकत क्या वही दिखाई देगी? विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव से पहले ये चुनावी जुमले हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप देकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में जनता समझेगी कि बीजेपी अब कुछ चमत्कार करेगी उत्तराखंड में? यह आएगा आने वाला वक्त बताएगा। देखिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार। पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, एमबीबीएस 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 24 कैरेट